अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वाजिद है और आप देख रहे हैं वाजिद अकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल है, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था सेट थ्योरी का, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास ऐसी डायग्राम थी उसको, ठीक है। उसमें उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन उसमें एक तो पॉइंट्स थे जो बच्चों को नहीं समझ आए थे, ठीक है, और उनको भी डिस्कस कर लेंगे आज। और साथ उससे रिलेटेड हमारे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे और फिर कुछ डेफिनेशंस हैं हम उनको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये एग्जांपल जो हमारी है इसको हमने ऐसे डायग्राम में ही हमें दिया गया है क्वेश्चन, और हमने इसमें प्रूफ करना है कि ये हमारे पास क्या है, एक पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है, ना कि हमारे पास ये लीनियरली या टोटली ऑर्डर्ड है, ठीक है। प्रूफ हमने ये करना है, ठीक है, कि बी हमारे पास क्या है, ये सेट है, उसने कहा अंडर लेस और इक्वल इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड नॉट टोटली ऑर्डर्ड, ठीक है। ये पार्शियली ऑर्डर्ड है, टोटली ऑर्डर्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू द फिग, ठीक है। ये हमें डायग्राम दी गई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रूफ करना है कि अंडर दिस रिलेशन ये सेट जो है हमारे पास ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है, टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं है, ठीक है। अब पार्शियली ऑर्डर्ड प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपनी जो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 एक्सियम्स होती हैं पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होने की, उनको सेटिस्फाई करवाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास हमने फर्स्ट भी प्रूफ बी इज पार्शियली ऑर्डर्ड अंडर द रिलेशन, ऑर्डर रिलेशन हमारे पास लेस और इक्वल है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या होगा कि हर एलिमेंट जो है और वो क्या है, खुद के इक्वल है, तो लेस और इक्वल है खुद के। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, ए इज लेस और इक्वल टू ए, फॉर ऑल बिलोंग्स टू बी, तो डी लेस और इक्वल टू डी है, सी लेस और इक्वल टू सी है, ई लेस और इक्वल टू ई है, बी लेस और इक्वल टू बी है, ए लेस और इक्वल टू ए है, ठीक है। ओके, उसके बाद है एंटी साइमेट्रिक। एंटी साइमेट्रिक में क्या होता है कि हम कहते हैं कि इफ a इज लेस देन b एंड b लेस देन a, कि अगर a लेस देन b है और b लेस देन a है तो फिर a और b क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब हेसी डायग्राम के अकॉर्डिंग जो होता है, देखें कि हेसी डायग्राम में जब हम डायग्राम बनाते हैं, जब हम अंडर दिस रिलेशन, ठीक है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, सॉरी, जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको नीचे लिखते हैं। मतलब यहाँ पे अब ये तो लिखे गए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि d लेस और इक्वल टू c है, d लेस और इक्वल टू b है, e लेस और इक्वल टू c है, c लेस और इक्वल टू a है और b लेस और इक्वल टू a है, कि ये जो एलिमेंट है जिनके साथ ये कनेक्टेड है ये उनसे लेस और इक्वल है, ये एलिमेंट जिनके साथ कनेक्टेड है ये उनसे लेस और इक्वल है। फिर आगे ये ऊपर की तरफ आपने देखना है, ये एलिमेंट ऊपर जिस एलिमेंट से कनेक्टेड है उससे लेस और इक्वल है। तो हमने वहां पे जब हमने उसकी स्टेप बाय स्टेप वो की थी, तो हमने उसका जो प्रोसीजर था उसको डिस्कस किया, तो हमने यही कहा था कि हम जो प्रीसीड्स वाले होते हैं उनको नीचे लिखते हैं और जो सक्सीड्स वाले होते हैं उनको ऊपर लिखते जाते हैं, कि अगर ये डी सी को प्रीसीड कर रहा है तो सी ऊपर जाएगा और डी नीचे आएगा, ठीक है। ये हमने वहां पे डिस्कस किया था। ओके, ये रिफ्लेक्सिव भी होगी। एंटी सिमेट्रिक क्या होगी कि इफ ए इज लेस और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस और इक्वल टू ए, देन ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अगर इसमें से इस सेट में से हम कोई भी लेते हैं तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि अगर डी लेस और इक्वल टू सी है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे ये तो शो हो रहा है कि डी इज लेस और इक्वल टू सी, अब हमारे पास यहाँ पे ये नहीं है सी इज लेस और इक्वल टू डी। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमारे पास ये स्टेटमेंट नहीं है कि सी इज लेस और इक्वल टू डी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है, एंटी साइमेट्रिक है। ओके, उसके बाद आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते होते हैं कि अगर a लेस और इक्वल टू b है और b लेस और इक्वल टू c है, देन a क्या होगा, लेस और इक्वल टू c होगा। ओके, देखें अब यहां पे हमारे पास d लेस और इक्वल टू c है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस d जो है वो प्रीसीड्स c है, ठीक है, d प्रीसीड्स c एंड c प्रीसीड्स a, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस d प्रीसीड्स a, कि अगर d लेस और इक्वल टू c है और c लेस और इक्वल टू a है तो फिर d लेस और इक्वल टू क्या है, a है। यही हमने लिखा है कि यहाँ पे हमने e को कंसीडर कर लिया, e इज लेस और इक्वल टू c, कि e क्योंकि e भी नीचे है तो e और लेस और इक्वल टू c है। उसके बाद c इज लेस और इक्वल टू a, c लेस और इक्वल टू a है, ठीक है। इसलिए दिस इंप्लाइज दैट e इज लेस और इक्वल टू a है। ओके, उसके बाद हम इस वाली को भी लिख सकते हैं कि यहाँ से देखा जाए d इज लेस और इक्वल टू b एंड b इज लेस और इक्वल टू a, ठीक है। तो सारी ओके, अब हमारे पास ये 3 कंडीशंस पूरी हो गई, तो हमारे पास जब ये 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो हम कहते हैं कि वो सेट क्या है, पार्शियली ऑर्डर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर हो गया कि हमारा ये सेट क्या है, पार्शियली ऑर्डर्ड है अंडर दिस रिलेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ओके, अब हम आते हैं कंपेयरेबिलिटी पे। कंपेयरेबिलिटी की डेफिनेशन जो थी, हमने ये कहा था कि उस सेट के अगर सारे एलिमेंट्स अंडर दैट रिलेशन एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं तो फिर वो क्या होता है कि हमारे पास कंपेरेबल होता है, ठीक है। कि अगर ये सेट है हमारे पास
इसके सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या होता है, कंपेरेबल, मतलब ये कंपेरेबल एलिमेंट्स होते हैं उसके। अब यहां से देखा जाए तो बी और सी के दरमियान कोई लाइन नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन नहीं है। तो बी और सी भी एक दूसरे के साथ क्या है कि बी और सी हम कह सकते हैं कि बी एंड सी आर नॉट कंपेरेबल। क्यों नहीं है कंपेरेबल? क्योंकि इनके दरमियान रिलेशन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि बी लेस आर इक्वल टू सी है या सी लेस आर इक्वल टू बी है। उसके बाद अगर डी और ई देखते हैं तो डी और ई का भी हमें नहीं पता कि डी लेस आर इक्वल टू ई है या ई लेस आर इक्वल टू डी है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये कंपेरेबिलिटी की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पे पूरी नहीं उतर रही है, इसलिए हमारा ये सेट टोटली ऑर्डर्ड नहीं होता। अगर ये फुलफिल हो जाती है तो टोटली ऑर्डर्ड हो जाता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डेफिनेशन है हमारे पास डेफिनेशन है कॉन्कैटिनेशन और सम ऑर्डर, ठीक है। कि कॉन्कैटिनेशन और सम ऑर्डर की डेफिनेशन है कि ये किस तरह का ऑर्डर है। अब देखिए उसमें वो कहता है सपोज ए आई, मतलब ए आई आपके पास क्या है, आई बिलोंग्स टू आई। ये कहता है कि ये ए आई जो है आपके पास डिफरेंस है A1 A2 A3 इज लीनियरली ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड डिसजॉइंट ऑर्डर्ड सेट्स, ठीक है। कि हमारे पास ए आई क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड कलेक्शन है किस चीज की, डिसजॉइंट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स। कि ये जो ए आई है ये सारे लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। फिर इनकी जो कलेक्शन आती है वो भी क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा सपोज ए आई बिलोंग्स टू आई इज लीनियरली ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है। कि ये लीनियरली ऑर्डर्ड कलेक्शन है ऑफ डिसजॉइंट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स। हमारे पास जो डिफरेंट जो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स हैं, लीनियरिटी का मतलब क्या होता है, कंप्लीट टोटली ऑर्डर्ड सेट्स जो हैं उनके, दैट इज ईच ई आई इज लीनियरली ऑर्डर्ड। इसका मतलब ये है कि ईच ई आई क्या है हमारे पास, लीनियरली ऑर्डर्ड है एंड AI intersection AJ is equal to phi for all phi not I not equal to J। कि अगर I और J कि ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स दोनों डिफरेंट हैं तो फिर इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कि ये हमारे पास जो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हैं AI ये सारे के सारे कैसे हैं, डिसजॉइंट है। ओके, अगर हमारे पास इस तरह की कलेक्शन है देन कैटिनेशन ऑर्डर और सम ऑर्डर कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट S, ठीक है। अब S हमारे पास क्या होगा, S हमारे पास होगा कि ये जो हमारे पास इनका जितने भी सेट्स हैं इनका हम यूनियन ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर उन यूनियन के ऊपर जो ये हमारे पास कैटेगराइजेशन ऑर्डर या सम ऑर्डर होगा उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि x इज लेस आर इक्वल टू y इफ x बिलोंग्स टू ai एंड y बिलोंग्स टू aj एंड i इज लेस आर इक्वल टू j। देखें ये किस तरह से है। ओके, अब देखें पहले तो ये देखें ना कि हमारे पास AI, अब AI मतलब क्या है, हमारे पास A1 A2 A3 है एंड सो ऑन, इसी तरह से सेट्स हैं। अब जब मैं इनको यूनियन की फॉर्म में लिखता हूं, कहते हैं कि जो आप S डिफाइन करते हो जिसके ऊपर आपने कॉन्कैटिनेशन ऑर्डर या सम ऑर्डर डिफाइन करना है, वो S आप किस तरह से लिखते हो, उसमें उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं, A1 के एलिमेंट्स पहले आते हैं, फिर A2 के एलिमेंट्स आएंगे, फिर A3 के एलिमेंट्स आएंगे एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। ओके, अब फिर वो कहता है कि इसके ऊपर जब हमारे पास ये सेट आ गया, ओके, इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये जो ऑर्डर है सम ऑर्डर या कॉन्कैटिनेशन ऑर्डर, आपने इसको डिफाइन किस तरह से करना है कि इसके कोई से दो एलिमेंट लिए आपने, ठीक है। x लेस देन y होगा, कॉन्कैटिनेशन ऑर्डर को उसने इसी तरह से लिया है। कॉन्कैटिनेशन ऑर्डर लेस आर इक्वल का जो लेस देन का है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ x इज लेस देन y इफ x बिलोंग्स टू ai। अगर x हमारा ai को बिलोंग करता है और y हमारा aj को बिलोंग करता है एंड i इज लेस देन j, ठीक है। x लेस देन y होगा अगर हमारे पास ये कंडीशन पूरी होगी। मतलब कि देखें मैंने जो x लिया वो मेरा बिलोंग करता है a1 को, ठीक है। मेरा जो y है वो बिलोंग कर रहा है a2 को। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो x लेस देन y होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या हो सकती है कि x लेस देन y होगा इफ x y बिलोंग करते हैं ai को। अगर वो एक ही सेट को बिलोंग करते, डिफरेंट सेट्स को बिलोंग करते हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर एक ही सेट को बिलोंग कर जाते हैं तो फिर x लेस देन y होना चाहिए एज एलिमेंट्स ऑफ ai, ठीक है। देखिए किस तरह से एग्जांपल से देखते हैं इसको। ये मेरे पास सेट है एक A1 2 3 1 2 1 3 5, A2 मेरे पास क्या है A B C, A3 मेरे पास क्या है 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है।
विद 3 लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स। मैंने कह दिया कि ये मेरे पास 3 क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट्स हैं, ठीक है। रिलेशन हमारे पास डिफाइंड है, क्योंकि लीनियरली ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, टोटली ऑर्डर्ड है, ठीक है। टोटली ऑर्डर्ड है हमारे पास अंडर द रिलेशन लेस आर इक्वल, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं लेस आर इक्वल जो प्रीसीड्स का रिलेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या है, लीनियरली ऑर्डर्ड है, ओके। उसके बाद with the 3 linearly ordered sets, no s is equal to 1। मैंने अब इसके s डिफाइन कर लिया। s किस तरह का होगा, मैंने कहा था s मेरे पास होगा यूनियन की फॉर्म का, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, s को डिफाइन कर लिया 1 3 5 so on a b c 2 4 6 एंड so on, ठीक है। पहले मैंने इसके एलिमेंट्स को लिख लिया, फिर इसके एलिमेंट्स को, फिर इसके एलिमेंट्स को लिख लिया। then lesser strictly proceeds is the concatenation order on s, ठीक है। कि मेरे पास क्या है कि ये इसके ऊपर क्या है, अब ऑर्डर है। अब देखें लेस आर इक्वल हमने यहां पे कहा था, अब यहां से हम देखें कोई से दो एलिमेंट लेते हैं। मैंने ले लिया, ये मेरे पास कंकेटिनेशन ऑर्डर इसके ऊपर किस तरह से है, देखें 5 लेस देन b है, ठीक है। 5 ये 5 है और ये b है। अब देखें इसको अगर मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास x है और ये मेरे पास क्या है, y है। अब x इज लेस देन y, ठीक है। अगर हमने कहा था कि कंकेटिनेशन ऑर्डर डिफाइंड होगा अगर x लेस देन y है, और फिर क्या है कि अगर x a i को बिलोंग करता है और y a j को बिलोंग करता है और i छोटा है j से, तो यहां पे ये ट्रू है। देखें 5 बिलोंग करता है a 1 को, ठीक है, और b बिलोंग करता है a 2 को। अब a 1 मेरे पास, i मेरे पास 1 है और j मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास पहली वाली लाइन की कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो इसलिए ये s लेस आर इक्वल, ये जो हमारे पास कंकेटिनेशन ऑर्डर है इसके ऊपर डिफाइंड, ओके। उसके बाद अगर दूसरे के लिए देखते हैं 1 2, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, तो फिर से 1 इज लेस देन 2 मैं लिख सकता हूं 1 इज लेस देन 2। क्यों, क्योंकि 1 जो है वो मेरा a1 को बिलोंग करता है, ठीक है। 1 मेरा a1 को बिलोंग करता है, 2 मेरा किसको बिलोंग करता है, a3 को बिलोंग करता है। तो 1 इसको, अब इसको कंपेयर करते हैं, 1 इज x इज लेस देन y। अब x मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, a1 को, और y मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, a2 को, और 1 इज लेस देन 2 है, ठीक है। तो फिर ये भी डिफाइंड है। उसके बाद 3 के ऊपर आते हैं, 1 इज लेस देन 3। देखिए ये मेरे पास 1 है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है 1 है और ये मेरे पास 3 है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, ये देखिए कि अगर एक ही सेट को बिलोंग कर रहे हैं, x इज लेस देन y, इफ x y बिलोंग करते हैं ai को, ठीक है जी। x y मेरा ai को बिलोंग कर गया, a1 को बिलोंग कर गया, ये मेरा a1 है, a1 को बिलोंग कर गया। उसके बाद एंड x इज लेस देन y, तो ठीक है x लेस देन y है, 1 लेस देन 3 है, ठीक है, 1 लेस देन 3 है, इनइक्वालिटी नहीं है, 3 ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये ट्रू है एज एलिमेंट्स ऑफ a1। तो ये a1 के एलिमेंट्स के तौर पे ही उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगी, ये एग्जांपल आ गई किसकी, कंकैटिनेशन ऑर्डर या सम ऑर्डर की, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली, उसके बाद हमारे पास जो नया ऑर्डर आता है वो है क्लीन क्लोजर एंड ऑर्डर, ठीक है। कि सबसे पहले देखते हैं कि क्लीन क्लोजर क्या होता है और फिर उसके ऊपर जो ऑर्डर है वो भी देखते हैं, ठीक है, कि वो क्या होता है। देखिए वो कहता है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी टोटली ऑर्डर्ड सेट, ठीक है, कि आपके पास ये क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी टोटली ऑर्डर्ड है, समटाइम उसको अल्फाबेट भी कह दिया जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास जो नॉन एम्प्टी ए है, आपने इसमें वर्ड बना लेना है। कैसे, अ वर्ड W ओवर A इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, कि आपने वो जो आपके पास सेट A है उसके ऊपर एक वर्ड बना लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट A है 1 2 3, ठीक है, 4 सो ऑन, इस तरह से है हमारे पास, कहीं हम 100 कह देते हैं, ठीक है, या जो भी आपका सेट जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें से क्या करनी है, फाइनाइट, इस पे वर्ड बना लेते हैं। लेट मैं वर्ड बना लेता हूं W, ठीक है। W में कौन सा वर्ड बना रहा हूं, जिसमें मैं सीक्वेंस ले रहा हूं 1 2 3 4 और 5 की, ठीक है, इस तरह से। तो कहता है कि अ वर्ड W ओवर A इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, ठीक है, कि आपने क्या करना है, W एक फाइनाइट सीक्वेंस बना लेनी है उसके एलिमेंट्स की, उसको आपने वर्ड बोलना है, ठीक है। एंड W मॉड जो है डिनोट द लेंथ n ऑफ W। अब यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं तो ये उसकी क्या कर रहे हैं, n को लेंथ को डिनोट कर रहे हैं, n ऑफ W। द क्लीन क्लोजर ऑफ A डिनोटेड बाय A स्टार, ठीक है, ये A स्टारिक से हम उसको डिनोट करेंगे।
इज डिफाइंड टू बी कलेक्शन ऑफ ऑल सच वर्ड्स ओवर ए। ठीक है, फिर वो हमारे पास क्या होगा, अब क्लीन क्लियर ए का जो क्लीन क्लियर होगा ए स्टैटिक, वो बेसिकली क्या होगा कि वो उस सेट के अंदर, ये जैसे ये सेट था, इससे हमारे पास जितनी भी इस पे हमने जितने भी वर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, इसके ऊपर हमने जितने भी वर्ड्स बनाए हैं उनकी जो कलेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर मैंने ये इतने वर्ड्स बना लिए, तो ये उसकी क्या है, कलेक्शन है। अब ये क्या कहलाएगा, हमारे पास ए स्टैटिक बन जाएगा। ठीक है, किसका ए स्टैटिक है, ए का। किस तरह का है कि ये जो मेरे पास वर्ड्स हैं ई ए बी सी ए वाई जी, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, हमने क्या दिया कि ये हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सीक्वेंसेस हैं। ओके, उसके बाद तो ये बात उसने क्या दी कि द clean clear of A denoted by A static and is defined to be the collection of all such words over A, कि A के ऊपर जितने भी हमने वर्ड्स बनाए हैं उन सब की हम क्या करते हैं, कलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, द नॉन एम्प्टी सीक्वेंस डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, इसके सीक्वेंस को द नॉन एम्प्टी सीक्वेंस, के हमने एक एम्प्टी सीक्वेंस, सॉरी द एम्प्टी सीक्वेंस, कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास एक एम्प्टी सीक्वेंस ले लेते हैं, उसको हम लेंथ उसको लैम्डा से नोट करते हैं, और क्योंकि एम्प्टी सीक्वेंस है तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, उसके बाद द फॉलोइंग टू ऑर्डर रिलेशंस ऑन ए। ठीक है, ओके, उसके बाद जो हमारे पास द फॉलोइंग आर टू ऑर्डरिंग रिलेशंस ऑन ए स्टैटिक। ठीक है, उसके ऊपर हमारे उसके बाद हमारे पास ए स्टैटिक के ऊपर दो ऑर्डरिंग जो है जो ऑर्डरिंग रिलेशंस है वो आ जाते हैं। वो क्या है, पहला है अल्फाबेटिकल या लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो है इसमें क्या है, द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑन ए स्टैट इज लैम्डा इज लेस और इक्वल टू डब्ल्यू वेयर लैम्डा इज द नॉन एम्प्टी। कि हमेशा क्या होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेसिकली क्या है कि वो इस तरह क्या है कि लैम्डा इज लेस और इक्वल टू डब्ल्यू वेयर लैम्डा इज एम्प्टी वर्ड एंड डब्ल्यू इज नॉन एम्प्टी वर्ड। ठीक है, कि लैम्डा हमारे पास क्या है, एम्प्टी वर्ड है। एम्प्टी वर्ड होने का मतलब क्या है कि ये एम्प्टी सीक्वेंस की एम्प्टी सीक्वेंस है, और ये हमारे पास नॉन एम्प्टी वर्ड है, मतलब कि ये जो सीक्वेंस है ये नॉन एम्प्टी है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे पास क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। दूसरा क्या है, सपोज u इज इक्वल टू a u डैश v इज इक्वल टू b v डैश आर डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी वर्ड्स। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए, दो डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी वर्ड्स ले लिए हैं, किसके, वे a कोमा b बिलोंग करता है a को, कि a कोमा b हमारे पास क्या है, a के एलिमेंट्स हैं, एंड u डैश v डैश किसके एलिमेंट्स हैं, a स्टैटिक के। ठीक है, हमारे पास u डैश v डैश हमने a स्टैटिक से ली, उसके बाद दो डिफरेंट एलिमेंट्स हमने a और b से मल्टीप्लाई लेके इनके साथ क्या कर दिया, इस तरह से उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि हमने एक वर्ड मतलब u डैश के सारे एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a से, और v डैश को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, b से। ठीक है, तो ये हमारे पास u डैश u और v हमारे पास वो कहता है कि दो डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी वर्ड्स हैं, देन u लेस देन v होगा इफ a इज लेस देन b, कि अगर a लेस देन b हो जाता है तो u लेस देन v हो जाएगा, कि इनके दरमियान जो ऑर्डरिंग रिलेशन आएगा वो क्या होगा, u लेस देन v होगा अगर a लेस देन b हो जाता है। ठीक है जी, a लेस देन b नहीं होता है, देन if a is not less than if a is equal to b but v u dash less than v dash, कि u dash क्या हो जाए, v dash से क्या हो जाए, कम हो जाए या प्रीसीड कर जाए, u dash precedes v dash, तो फिर हमारे पास u precedes v आएगा। ठीक है, कि u precedes v strictly precedes v if a strictly precedes b, कि अगर a b को strictly precedes कर जाता है तो भी u less than v u precedes v strictly precedes करेगा v को। if a equals to b, अगर a b के इक्वल आ जाता है but u strictly precedes v precedes u strictly precedes v dash। ठीक है, कि u dash strictly precedes करेगा v dash को। ठीक है, तो ये आ जाता है। उसके बाद हमारे पास मतलब पहला ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा कि हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर या लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर जो होगा उसमें लैम्डा हमेशा लेस देन होगा, या लैम्डा स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स w where lambda is empty word and w is non empty word। ओके, एंड सपोज, और दूसरी क्या है, सपोज u is equal to a u dash v is equal to b v dash, तो हमारे पास u strictly precedes v dash if a strictly precedes v, कि अगर a strictly precedes कर जाता है b को तो भी ये कंडीशन ओके है।
ओके, अगर आपके पास ए स्ट्रिक्टली प्रोसीड्स भी नहीं है, ए और बी इक्वल आ गए हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, यू स्ट्रिक्टली प्रोसीड्स वी डैश, यू डैश स्ट्रिक्टली प्रोसीड्स वी डैश। ठीक है, उसके बाद ये तो एक है, ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया। अब दूसरा रिलेशन क्या है, शॉर्टलेक्स ऑर्डर, या इसको हम रेडिक्स ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है, या मिलिट्री ऑर्डर भी कहा जाता है इसको। तो अब इसमें क्या होगा कि ये किस तरह का ऑर्डर होगा ए स्टैरिक के ऊपर, हियर ए स्टैरिक इज ऑर्डर्ड, कि हम ए स्टैरिक को ऑर्डर देते हैं, तरतीब देते हैं फर्स्ट बाय लेंथ, ठीक है, किससे, लेंथ से। किसकी लेंथ की, कि ये जो हमने वर्ड बनाए होते हैं ना, हमने कहा था कि ए क्या है, बेसिकली ए स्टैरिक हमारे पास कलेक्शन है, ठीक है, सर्च वर्ड्स की। ये फॉर एग्जांपल मैंने ए स्टैरिक बनाया, अब ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, इनको इनकी लेंथ की बेस पे सॉर्ट किया जाएगा, ठीक है, तरतीब दिया जाएगा। कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो हमारी सीक्वेंस है वर्ड की, उसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। तो पहले क्या किया जाएगा, उनको पहला जो पॉइंट होगा वो कहता है कि हियर ए स्टार इज ऑर्डर्ड फर्स्ट बाय लेंथ, ठीक है, कि फर्स्ट हमने क्या करना है, बाय द लेंथ ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कि हम उसको जो वर्ड्स की लेंथ है उससे क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंड देन बाय अल्फाबेटिकली, ठीक है, और फिर हम अल्फाबेटिकली करेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वर्ड्स ऐसे बनते हैं जिनकी क्या है, लेंथ सेम आ जाती है, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करते हैं, लेंथ की बेस पे उनको अल्फा सॉर्ट करेंगे, लिखेंगे। अगर आपने लेंथ की बेस पे लिख लिया उन वर्ड्स को, और आपके पास कोई दो सेट्स है सेम जिनकी लेंथ क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, देन बाय अल्फाबेटिकली सॉर्ट, फिर हम उनको क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अल्फाबेटिकली मतलब जो हमारे पास अल्फाबेट्स की वो सीक्वेंस है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको सॉर्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज if for any distinct u, v belongs to a static, आपने कोई से दो एलिमेंट्स लिए, दो वर्ड्स लिए जो a static में से हैं, ठीक है। अब u strictly precedes v, if u, हमने पहले ये कहा था ना कि लेंथ, if length of u strictly precedes length of v, ठीक है, कि u की जो लेंथ है वो strictly precedes कर जाती है v की लेंथ की। और if कि अगर ये लेंथ सेम आ गई है बट u precedes v alphabetically, फिर आपके पास क्या होना चाहिए कि अल्फाबेटिकली u v से क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए u को v से। किस तरह से देखें, हमारे पास ये जी, हमारे पास कोई हमने ए स्टार कलेक्शन ले ली है, ठीक है। अब देखें, पहले लैम्डा है, फिर ए बी सी एक्स वाई, ए बी सी से लेके जी तक, फिर डबल ए, फिर ए, फिर बी, फिर ए सी, तो ये अल्फाबेटिकली लिखे हुए हैं। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए बी है ना, ये जो है हमारे पास डबल ए है, हाँ, ये पहले हम ये कह देते हैं कि जो हमारे पास डबल ए है ना, इसकी जो लेंथ है ना वो है 5, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ जो हमने ये सीक्वेंस है ना डबल ए, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 5 है। ओके, हमारे पास दूसरा जो है ना ए सी, इसमें भी 5 है, ठीक है, और हमारे पास जो ए बी है ना, इसमें क्या है, 6 है, ठीक है, कि इसकी कार्डिनलिटी ये, इसकी लेंथ 6 है, इसकी लेंथ ये है, और इसकी लेंथ 5 है। तो अब देखें हमने क्या करना है, अब here a static is ordered first by length, अब पहले तो हमने लेंथ की बेस पे इनको ऑर्डर करना है, ठीक है। उसके बाद then by alphabetically, अब क्या फिर हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे। अब अल्फाबेटिकली करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ए सी है ना, इसको हम नहीं, इसको हम ए बी कर देंगे, इसको जो 6 वाला है इसको हम ए बी अल्फाबेटिकली लिखेंगे। कि अब हम हमारे पर फर्ज होगा कि हम ए बी को, जो हमारा वर्ड ए बी है उसको हम क्या कर लें, 5 के इक्वल रखें, और ए सी वाली जो सीक्वेंस थी उसको हम क्या कर दें, 6 कर दें, ठीक है। हम मतलब यही था। अब मैंने यहाँ पे पहले 6 लिखा था ना, यहाँ पे 6 लिखा था, और यहाँ पे मैंने 5 लिखा था, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इनको तरतीब नहीं दे सकते हैं। वो कहता है कि पहले आपने लेंथ की बेस पे देना है, उसके बाद अगर आपके पास लेंथ सेम्स भी हो, लेंथ आपकी इक्वल्स भी हो गई है, तो फिर आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आपने अल्फाबेटिकली भी उनकी तरतीब रखनी है। कि अगर देखिए, अब इसकी भी 5 हमने कहा था ना, इसकी भी 5 हो गई है, और इसकी भी 5 हो गई है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसकी 5 नहीं है जी। हमने कह दिया इन दो की जो हमने दो वर्ड्स बनाए ना, ए बी और ए सी, ठीक है, ये हमारे पास सॉरी डबल ए और ए सी, ठीक है, इनकी हमने कहा लेंथ सेम है। अगर इनकी लेंथ सेम है तो फिर हमें अल्फाबेटिकली भी इनको इक्वल करना होगा। फिर हमें ए सी की बजाय हमें ए बी को 5 करना होगा और ए सी को 6 करना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये अल्फाबेटिकल कि अब क्या है
कि ये लेंथ वाइज तो चलो इक्वल आ गए हैं, ठीक है, कि हमने इनकी लेंथ के हिसाब से तो इनको ऑर्डर दिया कि हमारे पास 1 2 3 4 ये जो भी था यहाँ पे 5 है, अब इसकी भी 5 हो गई है लेंथ के हिसाब से, तो चलो ठीक है जी, अब ये इक्वल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अगर लेंथ के हिसाब से इक्वल हो गया तो बाद में फिर अल्फाबेटिकली भी देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी सेम हो। अब देखें सेम नहीं हो, सॉरी मतलब अल्फाबेटिकली ये तरतीब से होंगी। अब ये इसके आगे आ सकता है 6, ठीक है। अगर ये हमारे पास 6 था तो आप इसको 5 भी कर सकते हो फिर, ठीक है। हमें अल्फाबेटिकली भी इनको देखना होगा और इनकी लेंथ के हिसाब से भी देखना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो डेफिनेशंस थी इसकी आज की जो हमने डिस्कस करनी थी, ठीक है। इसको हम इसको बहुत सारे नाम से, मिलिट्री भी जैसे हमने कहा, उसके बाद हमने कहा रेडेक्स भी है, शॉर्ट लेग्स भी है और डिफरेंट नेम्स भी इसको और भी गिवन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे है, तो इधर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं जो हमारी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी किस चीज में, जो हमने देखा था वो हैज़ डायग्राम की उस दिन एग्जांपल की थी हमने, ठीक है। उसमें हमारे पास सेट था 1 2 3 4 6 8, उसके बाद 9 था, उसके बाद हमारे पास 18 था, सॉरी 12 था, फिर 24 था, नहीं फिर 18 था और फिर 24 था, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स थे उस सेट के। हमने इसके ऊपर जो डिफाइन किया था ऑर्डर, हमने कहा था x डिवाइड्स y है, ठीक है। तो हमने वही कहा था कि अब 1 क्या करता है, 2 को डिवाइड करता है और 1 क्या करता है, 3 को डिवाइड करता है, ठीक है, सॉरी 2। उसके बाद 2 डिवाइड करता है 4 को, 2 डिवाइड करता है 6 को और 3 डिवाइड करता है 6 को और 3 डिवाइड करता है 9 को, ठीक है। ये चीज थी। उसके बाद आता था 12, ठीक है। हमने कहा 4 डिवाइड करता है, इसको मैं लिख लेता हूं, ओके, 6 डिवाइड करता है 12 को, 4 डिवाइड करता है 12 को, फिर 18 था तो 9 डिवाइड करता है 18 को, 6 डिवाइड करता है 18 को, ये हमने लिखा था, ठीक है। इनका हमने वजह भी बताई थी कि हम 1 को 4 से कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। 1 को देखें 4 से कनेक्ट इसलिए नहीं करते हैं कि अगर 1 डिवाइड करता है 4 को, 2 भी डिवाइड, बीच में क्या आ जाता है 2 जो डिवाइड करता है 4 को, ठीक है। इसलिए हमने कहा था कि हम क्या लिखते होते हैं, यहाँ पे इमीडिएट प्रोसेसर को जो होता है नीचे लिखते हैं और इमीडिएट प्रोसेसर के हिसाब से हम इमीडिएट प्रोसेसर जो होता है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे होते हैं, इनको राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि अब यहाँ पे हम 2 को डायरेक्ट 12 से क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए अगर 2 12 को डिवाइड करता है तो रास्ते में क्या आ जाता है, 4 आ जाता है जो क्या करता है 12 को डिवाइड करता है, और 2 4 को डिवाइड करता है, तो फिर जो है 2 12 का इमीडिएट जो प्रोडिसेसर होता है वो नहीं बनता है, 2 12 का इमीडिएट प्रोडिसेसर है वो नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि दरमियान में क्या आ जाता है 4 आ जाता है जो इनका इमीडिएट प्रोसेसर नहीं बनने देता है इसके। उसके बाद फिर हमने कहा अब आता है हमारे पास, उसके बाद आता है 24, ठीक है, 24, सॉरी अब यहां पे हमारे पास 4 जो था 4 डिवाइड कर रहा था 8 को, ठीक है। उसके बाद 4 डिवाइड करता है 8 को, ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद अब देखें अब क्या होता है कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि 8 डिवाइड्स 24, ठीक है, 8 24 को डिवाइड करता है, 12 डिवाइड्स 24, ठीक है, 12 भी 24 को डिवाइड करता है। अब बात फिर यहाँ पे ये आती थी, हमने कहा था कि जब 8 24 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कि अगर 8 25 को डिवाइड कर रहा है तो दरमियान में 12 आता है जो 24 को डिवाइड करता है, ठीक है। फिर हम 8 को 12 की तरफ क्यों लेके जाते हैं, तो देखें भाई बात ये थी यहाँ पे कि अगर 8 डिवाइड करता है 24 को और 12 भी डिवाइड करता है 24 को, तो यहाँ पे असल में 8 12 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, कि 8 12 को डिवाइड नहीं करता है, ये इसका डिवाइजर नहीं है। इसलिए हमने क्या किया था कि इसको इसके साथ भी मीट करवाया, इसको 8 से 24 को 8 से भी मीट करवाया था और 12 को और 24 को 12 से भी मीट करवाया था। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे ये कहते थे ना
कि 12 को हम 2 से मीट क्यों नहीं करवा रहे थे कि 2 डिवाइड्स 12 तो करता है, तो फिर हमने बात ये की कि दरमियान में 4 आता है जो 12 को डिवाइड करता है, लेकिन और फिर हमने ये भी कह दिया कि 2 4 को डिवाइड करता है, इसलिए हमने डायरेक्ट कनेक्शन, हाँ अगर 2 4 को डिवाइड ना करता होता तो फिर हम डायरेक्ट इनको मीट करवा सकते थे, ठीक है। तो ये असल में वो पॉइंट था, असल में यही परेशानी थी कि हमने कहा 8 24 को डिवाइड करता है, बीच में 12 आ रहा है, तो फिर 8 को तो इससे नहीं होना चाहिए क्योंकि 8 12 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए हमने इनका डायरेक्ट आपस में लिंक किया था, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट, सेकंड जो लास्ट एलिमेंट जो होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।